नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर गौर कर रहे हैं जो हमें सीधे एक जमीनी हकीकत से आप कह सकते हैं रूबरू कराता है। ये कुछ अंश हैं जो देश भर के शिक्षकों के एक बड़े आंदोलन जिसे दिल्ली कूच का नाम दिया गया उसकी कहानी बयां करते हैं। यहाँ मतलब रात के अंधेरे में जलती आंखों का जिक्र है, कुछ गुप्त बैठकों का भी जिक्र है और राजधानी की सड़कों पर गूंजते नारों का भी। हमारा मकसद है कि इस स्रोत से उन मुख्य बातों को, उन एहसासों को और उन रणनीतियों को समझें जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को शक्ल दी। हम देखेंगे कि भाई शिक्षकों की मांगें क्या थीं असल में, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। तो चलिए इस संघर्ष की कहानी में थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का मतलब घटनाक्रम नहीं बताता है, ये एक समूह की कहानी है। इस मामले में शिक्षक जो महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो अपनी आवाज उठाने के लिए कैसे संगठित होते हैं। इसमें देखिए व्यक्तिगत पीड़ा भी है, सामूहिक रणनीति भी है और दिलचस्प बात ये है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कैसे होता है वो भी दिखता है। हाँ, कहानी की शुरुआत ही एक बेचैनी के एहसास से होती जो शिक्षकों के मन में घर कर गई थी। एक जगह लिखा है, शिक्षकों की आंखों में नींद नहीं थी, वहां आग थी। ये सिर्फ थकान नहीं थी बल्कि उनके मुताबिक ये अन्याय के खिलाफ एक बढ़ता हुआ गुस्सा था। हमें लखनऊ के एक सरकारी स्कूल के राजीव सर से मिलवाया जाता है। विवरण के अनुसार वो अपने रजिस्टर देखते हुए महसूस करते हैं कि उन्हें और उनके जैसे कई शिक्षकों को व्यवस्था अयोग्य समझ रही है। उनकी आवाज में एक टूटन सी महसूस होती है, ऐसा लिखा है। हाँ। उनके साथ माया मैम है जिनकी बात भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वो कहती हैं कि भाई जिस संविधान को उन्होंने सालों बच्चों को पढ़ाया, आज उसी संविधान के सिद्धांतों की जरूरत उन्हें अपने हक के लिए महसूस हो रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ दो नाम नहीं लगते बल्कि हजारों शिक्षकों की भावनाओं के प्रतीक जैसे बन जाते हैं। हाँ, और ये व्यक्तिगत कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अक्सर बड़े आंदोलन ऐसी ही निजी तकलीफों और एहसासों से ऊर्जा पाते हैं, है ना? सही कहा। जैसे अयोग्य महसूस करना या अपने ही पढ़ाए संविधान की दुहाई देना। ये बातें दिखाती हैं कि मुद्दा सिर्फ वेतन या नौकरी की शर्तों का नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और पेशे की गरिमा से भी जुड़ा था कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। और फिर जैसे ही ये व्यक्तिगत भावनाएं उबल रही थी, फोन पर संदेशों की बाढ़ सी आने लगती है। स्रोत में उदाहरण दिए गए हैं, 25 नवंबर दिल्ली चलेंगे। अच्छा, पुरानी पेंशन चाहिए, टीईटी की गुलामी नहीं चलेगी। तो ये जो व्यक्तिगत दर्द था वो अब एक सामूहिक आह्वान, एक तरह के एक्शन प्लान में बदल रहा था। और यहीं पर हमें आंदोलन की मुख्य मांगों का भी पता चलता है। पहली है पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली। ओपीएस, हाँ। ओपीएस वो पेंशन व्यवस्था थी जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन के आधार पर एक निश्चित मासिक पेंशन देती थी। इसे बाद में बंद करके नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाई गई जो बाजार आधारित है और जिसमें पेंशन मतलब निश्चित नहीं होती। तो शिक्षक ओपीएस को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। अच्छा, ये बात है। और दूसरी मांग, ये टीईटी की गुलामी, इसका क्या मतलब था? दूसरी बड़ी मांग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से जुड़ी थी। टीईटी, हाँ। ये वो परीक्षा है जो कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पास करनी जरूरी होती है। यहाँ विरोध शायद बार बार टेट देने की अनिवार्यता या फिर जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा था उसे लेकर था। शिक्षकों को लगता था कि भाई एक बार अपनी योग्यता साबित करने के बाद बार बार परीक्षा देना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि उनकी नौकरी पर एक अनिश्चितता की तलवार लटकाए रखता है। समझ गया। तो ये दोनों मांगे ओपीएस और टेट उनकी आर्थिक सुरक्षा और पेशेवर सम्मान दोनों से गहराई से जुड़ी थीं। तो ये व्यक्तिगत पीड़ा और ये मांगे मिलकर एक तरह से जमीन तैयार कर रही थी। अब बात आती है रणनीति की, और यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प मोड़ लेती हैं, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ। कहानी हमें गुप्त बैठक में ले जाती है। रात का अंधेरा, शहर के एक बंद हॉल में करीब 12 शिक्षक इकट्ठा हैं। दरवाजे बंद हैं, पर्दे गिरे हुए, माहौल में एक तनाव सा है। और वहां मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, विजय बंधु कहते हैं, दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ ओपीएस की नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदों की लड़ाई है। हाँ, अगर आज हम झुक गए तो कल कोई भी शिक्षक अपने अधिकार के लिए नहीं बोल पाएगा। उनके शब्दों में एक वजन है जो कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर देता है, ऐसा विवरण है। और ये देखिए, ये नेतृत्व का एक क्लासिक उदाहरण है।
आंदोलन को सिर्फ तात्कालिक मांगों से ऊपर उठाकर एक बड़े नैतिक और भविष्योन्मुख उद्देश्य से जोड़ना। ये कहना कि ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, ये सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक बड़े मकसद के लिए एकजुट करता है, उन्हें शायद त्याग करने के लिए भी प्रेरित करता है। सही बात है। लेकिन तभी बैठक में एक चिंता उभरती है। कोई धीरे से कहता है, लेकिन सरकार ने तो मीडिया को अपनी तरफ कर लिया है, हमारी आवाज आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी? ये एक वास्तविक डर था, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर विजय बंधु का जवाब आता है, जो जैसा कि स्रोत बताता है पूरी रणनीति को एक नई दिशा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब जनता सुनेगी। अच्छा, सोशल मीडिया हमारी नई आवाज है। 1 अक्टूबर को डिजिटल आंदोलन, 25 नवंबर को मैदान में जंग। वाह। इसके बाद का विवरण महत्वपूर्ण है। कमरे में जो डर का माहौल था वो अब एक वादे में, एक संकल्प में बदल जाता है। दिल्ली चलेंगे। हाँ, और इसमें एक और पहलू है जिसे हमें देखना चाहिए। ये रणनीति आधुनिक समय के आंदोलनों की एक खासियत दिखाती है। जब पारंपरिक माध्यम जैसे टीवी या अखबार या तो उपलब्ध ना हो, या उन पर भरोसा कम हो, या ऐसा लगे कि वो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक वैकल्पिक मंच, एक आप कह सकती हैं काउंटर नैरेटिव स्पेस बन जाता है। यहाँ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स सिर्फ जानकारी फैलाने का जरिया नहीं थे, सही, बल्कि शिक्षकों को अपनी बात अपने नजरिए से बिना किसी फिल्टर के रखने का मंच दे रहे थे। तो ये सिर्फ तारीख तय करना नहीं था, बल्कि ये तय करना था कि लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी। पहले डिजिटल दुनिया में माहौल बनाकर, समर्थन जुटाकर, फिर जमीन पर उतरकर। बिल्कुल, ये एक तरह से नियंत्रण का हस्तांतरण भी है। सूचना पर नियंत्रण अब सिर्फ स्थापित मीडिया हाउस या सरकार के पास नहीं रहा। आम नागरिक भी अपनी कहानी कह सकता है, अपना हैशटैग ट्रेंड करा सकता है। हाँ, ये डिजिटल तैयारी डर पर काबू पाने और जमीनी कार्रवाई से पहले संगठन को मजबूत करने का एक तरीका भी था। और इसका असर भी दिखता है। एक तरफ शिक्षक ये रणनीति बना रहे थे, तो दूसरी तरफ स्रोत के मुताबिक सचिवालय में भी हलचल थी। एक अधिकारी मंत्री को इत्तला दे रहा है कि #JusticeForTeachers ट्विटर पर पूरे देश में टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। जाहिर है सरकार की नजर इस पर थी। बिल्कुल। इस पर मंत्री का कथित आदेश था, उन्हें रोकना होगा, किसी भी हालत में दिल्ली में भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। सरकार थोड़ी चिंतित नजर आती है। हाँ। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, शायद तब तक देर हो चुकी थी। हर जिले से बसों, ट्रेनों और निजी गाड़ियों में शिक्षक दिल्ली के लिए निकल चुके थे। लामबंदी मतलब जोरों पर थी। ये सत्ता और संगठित नागरिकों के बीच का एक जाना पहचाना टकराव है ना? बिल्कुल। एक तरफ राज्य की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा होती है, दूसरी तरफ नागरिकों का समूह होता है जो अपनी मांगों को लेकर संगठित होता है और अपनी आवाज सुनाना चाहता है। सही। और सोशल मीडिया की भूमिका यहाँ फिर से दिखती है। ये सिर्फ संदेश नहीं फैला रहा, बल्कि ट्रेंडिंग हैशटैग के जरिए सरकार पर एक सार्वजनिक दबाव भी बना रहा है। ये दिखाता है कि सूचना का प्रवाह अब सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर और अगल बगल भी बहुत तेजी से होता है। हाँ, ये बात तो है। और फिर आता है वो दिन 25 नवंबर। स्रोत दिल्ली की उस सुबह का काफी जीवंत वर्णन करता है। सूरज की पहली किरणें इंडिया गेट पर पड़ रही हैं और वहां हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर, आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन चेहरे पर डर की जगह एक दृढ़ता दिख रही है। ये विजुअल काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। बिल्कुल। हमें फिर राजीव सर का जिक्र मिलता है। वो माइक पकड़ते हैं और उनकी आवाज भीड़ में गूंजती है, हमने स्कूलों में बच्चों को सिखाया कि अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत नहीं। आज वही सिखाने वाले अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं। हाँ, ये बहुत भावनात्मक क्षण रहा होगा वाकई। निश्चित रूप से। और ये बयान प्रतीकात्मक भी है। शिक्षक अपनी भूमिका को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं देख रहे, बल्कि वो नागरिक अधिकारों के लिए खड़े होने को भी अपने सिखाए मूल्यों का ही हिस्सा मान रहे हैं। सही कहा। और फिर पूरी भीड़ एक साथ नारा लगाती है, ओपीएस हमारा अधिकार है, टैट बार बार नहीं चलेगा। स्रोत में एक लाइन है जो उस माहौल को अच्छे से पकड़ती है। उस पल हवा में सिर्फ शब्द नहीं, संकल्प उड़ रहा था। और सार्वजनिक स्थानों पर, खासकर इंडिया गेट जैसी राष्ट्रीय महत्व की जगह पर इतनी बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना, ये अपने आप में एक ताकतवर संदेश देता है। हाँ। ये सिर्फ मांगों को जोरदार तरीके से रखना नहीं है, बल्कि ये प्रतिभागियों के बीच एकजुटता की भावना को भी मजबूत करता है। उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये दृश्य दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ मांगों की सूची नहीं होता, बल्कि अपनी सामूहिक उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास भी होता है।
ये सुनिश्चित करना है कि उनकी आवाज अनसुनी न रह जाए। लेकिन दिन चढ़ने के साथ माहौल बदलने लगता है। दोपहर होते होते, जैसा कि विवरण में है, पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, प्रदर्शन स्थल को घेर लिया जाता है। अच्छा। कथित तौर पर माइक बंद कर दिए जाते हैं, मतलब आवाज को दबाने की कोशिश होती हुई नजर आती है। ये अक्सर होता है। पर यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। भीड़ चुप नहीं होती। स्रोत बताता है कि किसी ने अपने फोन से फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजने लगा। टेक्नोलॉजी फिर सामने आती है। हाँ बिल्कुल। हर तरफ एक ही आवाज गूंजने लगती है, जस्टिस फॉर टीचर्स। ये वो बिंदु है जहाँ आंदोलन के लचीलेपन मतलब रेजिलियंस की परीक्षा होती है। सही। जब पारंपरिक तरीके जैसे माइक से बोलना बंद कर दिए जाते हैं, तब क्या होता है? यहाँ हम देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर स्मार्टफोन और इंटरनेट, इन पारंपरिक नियंत्रणों को बाईपास कर देती है। बिल्कुल। माइक बंद हो सकता है, लेकिन हजारों फोन लाइव जा सकते हैं। हाँ, मीडिया कवरेज मिले या ना मिले, संदेश फिर भी बाहर पहुंचता है। और इसी बीच माया मैम आगे आती हैं। स्रोत उनके शब्दों को दर्ज करता है। हम पढ़ाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। हम शांति से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर अन्याय नहीं रुका तो इतिहास याद रखेगा कि हमने भी आवाज उठाई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता थी। तभी पीछे से कोई शिक्षक कहता है, मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या, इतिहास दिखाएगा। ये इतिहास याद रखेगा वाली बात, ये बहुत अहम है। हाँ। ये दिखाता है कि आंदोलनकारी अपने संघर्ष को सिर्फ तात्कालिक हार जीत के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, वो इसे एक बड़े नैतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, और भले ही आज उन्हें सफलता ना मिले, आने वाले समय में उनके प्रयास को याद रखा जाएगा। ये सोच उन्हें मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देती है। ये एक तरह का नैतिक बल है। सही कहा। शाम ढलती है, रात घेराती है, हल्की बारिश भी होने लगती है। माहौल में थकान है, पर हार मानने का भाव नहीं। राजीव सर आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, जैसा स्रोत में लिखा है, हम हारेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलता। दृढ़ता। भीड़ अब कम हो गई है, लेकिन काफी लोग अभी भी वहीं हैं। कुछ टेंट लगा लिए गए हैं, लोग एक दूसरे को चाय दे रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं और अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। यहाँ स्रोत आंदोलन के एक मानवीय पहलू को जागर करता है। कोई अपने पहले दिन स्कूल में पढ़ाने का अनुभव सुना रहा है, कोई अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है। हाँ। कोई सुदूर गांव से आने की अपनी यात्रा बता रहा है। ये सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं, इंसान है, अपनी उम्मीदों और चिंताओं के साथ। और ये मानवीय क्षण बहुत जरूरी होते हैं किसी भी आंदोलन को समझने के लिए। ये दिखाते हैं कि सिर्फ कुछ अमूर्त मांगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी, उनकी भावनाओं, उनके आपसी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। थकान और अनिश्चितता के बीच ये आपसी जुड़ाव, ये छोटी छोटी बातें ही आंदोलन को जिंदा रखती हैं। और फिर रात के सन्नाटे में, बारिश की बूंदों के बीच अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजती है, भाइयों बहनों, सरकार ने बैठक के लिए बुलाया है। ओह। हमारे प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो मतलब कुछ सुनवाई हुई? हाँ। पल भर का सन्नाटा छा जाता है और फिर जोरदार जयकारे गूंज उठते हैं। जय शिक्षक शक्ति, ओपीएस बहाली जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। थकान जैसे गायब हो जाती है। जाहिर है ये क्षण आंदोलन के भावनात्मक उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। शारीरिक थकान, मौसम की मार, दमन का अनुभव और फिर अचानक उम्मीद की एक किरण। हाँ? सरकार का बातचीत के लिए बुलाना, भले ही ये अंतिम समाधान ना हो, इसे प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए दबाव की एक महत्वपूर्ण पावती, एक्नॉलेजमेंट के रूप में देखा जाता है। ये दिखाता है कि उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति, उनके संगठित प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। बिल्कुल। कम से कम संवाद का एक दरवाजा खुला है। हाँ। तो इस स्रोत ने हमें दिल्ली की सड़कों पर शिक्षकों के संघर्ष की एक बहुआयामी तस्वीर दिखाई। जमीन पर उनकी दृढ़ता को महसूस किया और अंत में बातचीत की मेज तक पहुंचने की उनकी एक छोटी सी ही सही पर अहम प्रगति को भी देखा। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे अलग-अलग व्यक्तियों की चिंताएं मिलकर एक सामूहिक आवाज बन सकती हैं। बिल्कुल। जैसा कि राजीव सर ने अंत में कहा, शायद हम जीते या हारें, पर अब हमारी आवाज दबेगी नहीं। हो सकता है कि सबसे बड़ी जीत यही हो, अपनी आवाज को बुलंद करना और उसे सुना जाना। हाँ बिल्कुल। ये कहानी हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ ओपीएस या टेट के बारे में नहीं है, ये इस बड़े सवाल से जुड़ी है कि हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में उन लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है जो समाज की नींव बनाते हैं, जैसे कि शिक्षक। सही बात।
उनका सम्मान, उनकी पेशेवर चिंताएं, उनकी आर्थिक सुरक्षा, क्या इन्हें पर्याप्त महत्व मिलता है? ये सवाल उठता है। और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि अधिकार और न्याय की लड़ाइयां अब कैसे लड़ी जा रही हैं। तकनीक ने समीकरण बदल दिए हैं। हाँ, वो तो है। डिजिटल दुनिया और जमीनी हकीकत अब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे को ताकत देकर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ संदेश फैलाने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वो संगठन बनाने, दबाव बनाने और यहाँ तक कि पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने का भी एक जरिया बन गया है। सही कहा। और एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं, जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं, कि आज के इस दौर में किसी भी समूह के लिए, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, किसान हो या कोई और, अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सुना जाए, सबसे जरूरी तत्व क्या है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ संगठन की शक्ति है? क्या ये सही रणनीति है? क्या ये तकनीक का स्मार्ट इस्तेमाल है? या फिर वो भावनात्मक जुड़ाव और नैतिक बल है जो लोगों को तमाम मुश्किलों के बावजूद एक साथ जोड़े रखता है? या शायद इन सब का मिश्रण? हाँ, शायद इन सब का मिश्रण ही जवाब हो। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।